हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई इतने दिनों के गैप के बावजूद भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आपको पता था कि जैसे मैंने पहले ही अनाउंस कर रखा था कि कुछ कुछ एग्जामिनेशन थी, जिसके कारण थोड़े दिनों के लिए मैं लीव पर हूं। तो मैंने तो बोल रखा था और मुझे कॉन्फिडेंट थी कि मेरे बच्चे जरूर जहां पे भी होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन में कोई भी लैग आने नहीं दिए होंगे। तो सर आज क्या करने वाले हैं? तो बच्चों अब जो आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम लोगों का काम ये है कि फाइनली कंक्लूड करें। तो कंक्लूड कैसे करेंगे? तो सर कंक्लूड करने का मतलब कि अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो उस अंतिम पड़ाव में पहुंचने के बाद इस काम को हम लोग कैसे अंजाम देंगे? तो इस काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास जो अकाउंट्स का जो मेन साथी हमारे पास प्रेजेंट है, उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है। बट ट्रस्ट मी, मुश्किल नहीं होता है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपका चाहिए होगा, ठीक है, जो कि आप जब पढ़ो उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल वहां पे प्रेजेंट हो। क्योंकि आपको एक चीज मैं अभी भी बता रहा हूं कि आप अकाउंट्स बनाते वक्त आप बेसिकली सोच लेते हो कि मैं अकाउंट्स नहीं, मैं मैथ्स बना रहा हूं, तो मेरे को फॉर्मूला दे दो मैं बना लूंगा। नहीं भाई, दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज अ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहां पे हम लोग को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो सर हम लोग क्या करें? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या चीज कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग करते हैं। उन सब चीजों को पढ़ने के बाद धीरे 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 करके एक एक स्टेप करके, जैसा कि आप एज यूजुअल पहले से पढ़ते आए हो, वही स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। चलिए करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को खत्म और आते हैं क्लास पे। चलिए एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक तड़कते भड़कते एकदम धमाकेदार सेशन में, और स्वागत करते हैं अपने चैनल में भी, कॉमर्स वाला भैया बाय NWB में। अगर आप चैनल में नए हो, आज पहली बार हमारा वीडियो आप देख रहे हो, तो वीडियो काफी अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। अगर कोई अपडेशन होती है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको देखने को मिलेगा, आप वहां पे भी जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस यहां पे एक आपको नंबर भी दिख रहा है स्क्रीन में, उस नंबर पे आप हमें डायरेक्टली हमारे टीम के जरिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। 24x7 तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ सुबह के 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, क्या किया जाए? स्टार्ट किया जाए। चलो किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए चैप्टर का नाम पहले लिख लिया जाए सर। बिल्कुल सर, लिख लेते हैं। तो सर चैप्टर का नाम क्या था? सर अभी तो आपने बता रखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर बेसिकली हम लोग के स्कूल में तो ये सब चीज जब पढ़ाई हो रहा था तो हम लोग को ये एक मिथ डाल दिया गया कि बहुत डिफिकल्ट है, ढंग से नहीं पढ़े तो फेल हो सकते हो। भाई मैं एक बात आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, अगर आप ये ढंग से पढ़ लो ना तो आप क्लास में सबसे अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ये चैप्टर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, BRS हो गया, इन सारे चैप्टर्स का, फिर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, जर्नल एंट्री हो गया, GST हो गया, हर एक चीजों को हम लोगों ने तोड़ के रखा। सब्सिडरी बुक में कैश बुक, परचेज बुक, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात कर रखा है। तो ये सारे के सारे चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी साबित होंगे, इसलिए क्लासेस को रेगुलर कीजिए। जितने पहले वीडियोस रह चुके हैं उनको लगाइए, डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग करते हैं कुछ शुरुआत। पहले हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, यहां लिख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग करेंगे और वो पॉइंट्स को आप ध्यान देकर के लिखेंगे। चलो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। मीनिंग, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, स्टार्ट वर्किंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट tells us about the profit and the financial position of a business at the end of every अकाउंटिंग पीरियड, मतलब हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो हमें उस बिजनेस के बारे में जो प्रॉफिट या फिर उसके पोजीशन के बारे में जो पता चलता है। एक फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस का पोजीशन कैसा है, मतलब प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है या फिर सो चल रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम चल रहा है, इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली हम लोग को दो स्टेटमेंट पढ़ना था। एक सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को यहाँ पे, एक पढ़ना हम लोग का इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग को जानना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानना होता है तो उसके लिए हम लोग पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग के बाद पीएल बनाते हैं, पीएल के बाद कहां पे चले जाते हैं सर, पीएल के बाद चले जाते हैं बैलेंस शीट पे, ठीक है। कहां चले जाते हैं, बैलेंस शीट पे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, थोड़ा ढंग से बनाते हैं, आपको पढ़ने में बाद में मजा आए इसके लिए। लाइन तो उतना सीधा नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या चीज बनाएंगे, तीन चीज बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाएंगे लास्ट में बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये तीन चीज देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इन सब चीजों में फोकस कीजिएगा और समझिएगा कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में, अरे यार एरो अच्छा नहीं बना, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट आपको देखने को मिल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाओगे आप तो क्या आ जाएगा सर इस पे। अभी हम लोग फॉर्मेट को डिस्कस नहीं करेंगे, बस समझेंगे। तो सर जो भी all those things which are directly related to the factory, comma direct expenses regarding प्रोडक्शंस, तो ये सारे के सारे आपके कहां चले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि अगर हम लोग बात करें एग्जांपल के तौर पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अरे यार ये पेन तो और नहीं दिख रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान ले हम लोग
वेजेस, वेजेस मतलब क्या, मजदूरी। बिना मजदूरों के आप काम कर पाओगे क्या, नहीं सर नहीं कर पाएंगे, तो वेजेस तो देना जरूरी है। जी सर, तो ये हमारा इसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, इसलिए ये डायरेक्ट खर्चा है। तो ये चला जाएगा कहां पे, आपका चला जाएगा ये कहां पे, बोलो जल्दी, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के साथ साथ अब और ट्रेडिंग में और क्या चीज जा सकता है, जरा सोचो कि और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या चीज होंगे जो कि ट्रेडिंग में जा सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और भी बहुत सारी चीज हो जाएंगे, जैसे कि मान के चलो कि कैरेज आपका हो गया, ठीक है, कैरेज, फ्राइट, कैरेज इनवर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैरेज या कैरेज इनवर्ड एक ही बात है, नहीं रहेगा कुछ भी तो कैरेज इनवर्ड ही मान लेंगे। फ्रेट, भाड़ा, सामान को मंगाने का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद डॉक चार्जेस वगैरह सारा चीज, ये धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल पहले ये मान लेंगे। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज जाएगा, तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, जहां पे हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। अरे नहीं नहीं सर, वो सब चीज में अभी कहाँ पहुंच रहे हैं आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट expenses are to be recorded in profit and loss account। एग्जाम्पल जरा सोचेंगे इसके बारे में, जल्दी से सोचेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके जरूर सोचेंगे एग्जाम्पल के बारे में। चलिए, आई होप आपने सोचा होगा। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, सैलरी, जो कि हम लोग क्या करते हैं, मंथ के एंड में देते हैं, वो हमारा काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो कहां जाएगा, तो सर वेजेस एंड सैलरी रहेगा, मतलब वेजेस पहले आया तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो सैलरी पहले आया तो ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, वेजेस एंड सैलरी, ये जाएगा आपका यहाँ पे, लेकिन सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बच्चे, आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। चलिए, और जैसे कि कुछ कुछ एक्सपेंसेस मान लेते हैं, रेंट हो गया, रेंट रेट टैक्सेस वगैरह एंड टैक्सेस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लाइटिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब यहां चले जाएंगे आपके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप बस इतना याद रखेंगे कि जो भी एसेट्स में चेंजेस देखने को मिलेगा या तो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। आफ्टर एसर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस को जानने के बाद किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव होता है ये जानने के लिए कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं आपके वो भी जानना चाहते हैं। मतलब जैसे मैंने आपके कंपनी में या बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, तो मेरा भी तो ये जानने का अधिकार है कि आपके बिजनेस में मैंने अगर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका बिजनेस का पोजीशन कैसा है, पोजीशन उसमें अच्छा है या खराब है। तो अगर खराब होगा तो मैं वहां से पैसा विड्रॉ करने के बारे में सोचूंगा, और अगर बिजनेस अच्छा रहेगा तो मैं उसमें और पैसा लगाने के बारे में सोचूंगा। तो बैलेंस शीट जनरली इट टेल्स, पता नहीं कभी कभी बहुत दिमाग खराब होता है यार, इट टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है। किसके किसके लिए जरूरत होता है आपको पता है, इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो आपसे रिलेटेड होते हैं उनके लिए ये काफी जरूरतमंद साबित होता है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। अब हम लोग पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, एक एक करके हर चीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में सर, तो सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो चीजों को समझेंगे पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज आ सकता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ कुछ यूजर्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये था यहां तक आपका नोट्स, उसके आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके कौन कौन से यूजर्स होते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, माफ कीजिएगा बीच में कहीं मेरे से स्टेटमेंट के जगह पे अगर मैनेजमेंट निकल गया होगा तो माफ कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं क्लास लेकर के आ रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि वही मेरे दिमाग में चल रहा है, इसलिए वो बार बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो मैनेजमेंट भी यूज करती है, गवर्नमेंट भी यूज करती है, इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, क्रिएटर भी यूज करते हैं, एम्प्लॉय भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हर एक का यूज करने का अपना अलग अलग पर्पस है, ठीक है, सबका पर्पस अपना अपना डिफाइंड है। तो किसका क्या पर्पस है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अगर देख लेंगे टाइम बचेगा तो नीड्स के बारे में बात करेंगे, नहीं तो फिर अगले दिन हम लोग जब हम लोग फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे उस समय इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगर बात करें मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस समझेंगे चीजों को, ठीक है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है हेल्प द मैनेजमेंट को इस तरीके से मदद करता है कि वो सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं और अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के बारे में जान पाते हैं। और अगर कहीं पे देखा जाता है कि ये लैग होने के कारण इतना और प्रॉफिट नहीं हो पाया है जो कि हो सकता था, तो उसको यूज किया जाता है नेक्स्ट टाइम, ताकि डिसीजन मेकिंग करने के लिए नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो और आसानी से काम निकल जाए। तो बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सिंगल लाइनर टाइप से हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लंबा करवाएंगे तो आप भी नहीं पढ़ोगे, मेरे को पता है आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए ट्राई कर रहे हैं चीजों को आपको पढ़ के समझा दे और एक एक लाइन आपको उसके बारे में लिखवा दे, ठीक है। वो भी जो जरूरत लगेगा वो लिखवाएंगे, अदरवाइज फिर छोड़ देंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, भैया इन्वेस्टर के बारे में तभी तुरंत बताए, व्हाई इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी, व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना, मैं क्यों खरीदूंगा रिलायंस का शेयर, पहले मैं उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानूंगा। तो अगर रिलायंस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो मैं चाहूंगा कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूं। सर बिल्कुल क्यों नहीं चाहोगे, रिलायंस अभी एक ऐसा कंपनी, उभरता हुआ कंपनी है जहां पे हर कोई चाहता है कि अपना शेयर खरीदे। तो क्यों, तो वो क्या करता है, जब अपने बैलेंस शीट को हर साल एक्सपोज करता है तो वहां पे अपने बैलेंस शीट के जरिए फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। जब फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है तो हम लोग देखते हैं कि वो हमेशा प्रॉफिट में ही जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करके हम भी प्रॉफिट में चलें, बिल्कुल। तो दे कैन एक्सेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस, एक्सेस द शॉर्ट टर्म, assess the short term and long term financial soundness and earning capacity of a business, ठीक है, बिल्कुल जानना चाहेंगे कि कितना साउंडनेस है। साउंडनेस मतलब यहाँ पे सुनने वाला साउंडनेस नहीं, फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब कितना अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर थर्ड में आपका क्या है बच्चे, तो सर नंबर थर्ड में आप बोले थे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ, चलो लिख ही देते हैं, क्रेडिटर्स लिख देते हैं, आप उसको क्लासिफाई कर लेना दो हिस्सों में। क्रेडिटर्स में ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे असेस whether the enterprises will help to pay the short term, जो शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं उनको पे करने के लायक है या नहीं है। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म डेट्स को अगर आप नहीं पे कर पा रहे हो और अगर आप पे कर दे रहे हो, सपोज दैट कि मान के चलो कि आपका जो करंट एसेट है वो काफी कम है, ठीक है, तो करंट एसेट जब आपका कम है तो आप वहां पे वर्किंग जो कैपिटल होता है उसको मीट ही नहीं कर पाओगे, तो डे टू डे एक्टिविटीज को आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो जब डे टू डे एक्टिविटीज को आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, वैसे सिचुएशन में आपका क्या होगा, प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है।
तो आपका ऑर्डर डिले रहेगा, बहुत सारे परेशानी आ सकते हैं। वही अगर बात करें लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में होता है जब हम लोग एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं और मेंटेन और रेस्ट्रिक्ट द लोन एक्सटेंडेड टू द एंटरप्राइजेस, मेंटेन एंड रेस्ट्रिक्ट टू द लोन एंटरप्राइजेस। जैसे कि जो हम लोग शॉर्ट टर्म में बात कर रहे थे कि करंट एसेट, वैसे ही लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बहुत सारी चीजों का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जब उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, मतलब एक समान वे में नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती है कि कैसा है, अच्छा है या खराब है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है। बहुत सारे, जैसे कि मान के चलो कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डेवलप हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डेवलप हो। तो हमारी गवर्नमेंट तो चला भी चुकी है एक मुहिम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या बोलती है कि आप बिजनेस करो, उसमें ज्यादा फायदा है, बिल्कुल फायदा है। चीजों को अलग अलग तरीके से देखने का लोगों का नजरिया है, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जब बहुत पिछड़ा एरिया जो होता है, बहुत पिछड़ा एरिया मतलब, बहुत पिछड़ा एरिया मतलब कि वैसा एरिया जो एरिया बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होता है, तो वहां पे क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि स्पेशली इकोनॉमी वीकर जोन है, ठीक है। मैं नाम थोड़ा सा ढंग से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, SEZ उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सोशली वीकर जोन करके कुछ बोलते हैं, ठीक है, SEG होता है। तो यह स्पेशलाइज्ड वीकर जोन होता है, वहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि आके इन्वेस्ट करो, तो आपको क्या होगा, 15 साल तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स के अलग अलग दरें बांध रखी है, लेकिन फिर उसके बाद टैक्स देना होगा। टैक्स देने से क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है कि अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन आता है, तो अगर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई सिचुएशन प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, मदद करती है। इसलिए इन सारे चीजों, सारे लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होता है। प्लस टैक्सेशन जो अथॉरिटी होती है, टैक्सेशन अथॉरिटी, टैक्सेशन के लिए मान के चलो क्या इनको क्या फायदा होगा, तो भाई टैक्स तुम दिए हो 1 लाख, मतलब कि तुम्हारा समझ लो कि 10 लाख रुपए तुम कमाए थे, ठीक है, अपने बुक्स में मतलब तुम टैक्स पेयर हो और तुम बता दिए हो कि मैं टैक्स 1 लाख पे करा हूं, ठीक है। तो मेरे को प्रॉफिट कितना का हुआ था, 5 लाख का, लेकिन तेरे को प्रॉफिट तो वहां पे दिख रहा है 10 लाख का, तो वहां पे तो तुम टैक्स का चोरी कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन पॉलिसी बना करके रखती है, जिसमें अभी आप लोग को इतना घुसने का जरूरत नहीं है, बस इसमें ये समझो कि गवर्नमेंट टैक्स आसानी से जोड़ सकती है आपके बैलेंस शीट को देख करके, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट पड़ाव को पार कर चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। इसमें एक चीज, दो चीज और बताना है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे हम लोग 3 वहां पे पढ़े, अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 3 चीजों के बारे में पढ़े। अब यहाँ पे आपको एक चीज के बारे में और ध्यान ले जाना चाहता हूं मैं, जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं, वो है इनकम स्टेटमेंट। ध्यान से देखेंगे, क्या है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी जो है आपका, वो है आपका, इसमें आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आ जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में सर, आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। इसके अंदर क्या दिखाएगा, इसके अंदर सर हम लोग देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जब टोटल करेंगे उस समय का बात है, और या फिर ग्रॉस लॉस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये 2 चीजों के बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी में। वहीं अगर बात करें सेकंड कैटेगरी में, तो सेकंड कैटेगरी में क्या है, जल्दी से बताओगे आप, तो सर PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड पार्ट भी बोल सकते हो, बहुत सारे बुक में सेकंड पार्ट करके दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये हमारा दिखाएगा नेट, ये हमारा दिखाएगा क्या, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये चीज आपको दिखाएगा। तो सर ग्रॉस में क्या डिफरेंस होता है, भाई याद रखना, ग्रॉस में कुछ भी माइनस नहीं हुआ रहता, और जब ग्रॉस में कुछ माइनस हो जाता है तो वो बन जाता है नेट, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि आप टोटल 1 लाख रुपए रिसीव किए थे, 1 लाख रुपए में आप सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, रूम रेंट दोगे, लाइटिंग का दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, वाटर बिल दोगे, सबको देने के बाद जो पैसा बचा वो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन जो टोटल पैसा 1 लाख रुपए आया था, वो आपका क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस,
ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे करेंगे समाप्त। और अगले दिन हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के जो कह सकते हैं कि जो इसमें आपका ये था, मान के चलो कि फॉर्मेट है, क्वेश्चन का डिस्कशन है, ट्राई करेंगे कि अगले सेशन में हम लोग उसको कंप्लीट करें और ट्रेडिंग का एक दो क्लास लेकर के उसका फिर पीएल में चले जाएंगे, फिर पीएल का क्लास लेकर के फिर चले जाएंगे हम लोग क्या, किसमें, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे स्टार्टिंग में विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चे, पहले पढ़ेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, विथ एडजस्टमेंट। तो सोचो कि कितना फायदा होगा कि आपको डबल रिवीजन हो जाएगा, और एग्जाम में अगर स्टेट बोर्ड से आप हो तो चांसेस होता है कि विदाउट एडजस्टमेंट आ जाए, और एडजस्टमेंट आता भी है तो इक्का दुक्का आता है जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप प्रिपरेशन एकदम लगे रहिए, आपके प्रिपरेशन को चार चांद लगाने के लिए कॉमर्स वाला भैया हमेशा हाजिर है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।